आप सभी का मेरे चैनल किरण एजुकेशन में स्वागत है। कल धातु अधातु का पार्ट 1 बताए थे, जिसमें धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में बताए थे। आज धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में बताने जा रही हूँ। धातुओं के रासायनिक गुण बहुत कुछ उसके अभिक्रियाशीलता श्रेणी पर निर्भर करता है। धातुएं तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी क्रियाशीलता ज़्यादा या कम होती है। तो इस अनुसार से धातुओं को एक क्रम में सजाया गया है। धातुओं को उनके घटते क्रम में सजाने पर जो श्रेणी बनती है उसको कहते हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी। जैसे इसमें ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम के है और सबसे कम क्रियाशील सोना एयू है। तो इसको इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी को इजी वे में याद कर सकें, इसके लिए एक ट्रिक है। ये ट्रिक है, कैटरीना ने कार मांगा ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। मीन्स कैटरीना के ने सोडियम, कार Ca, मांगा Mg, ऑल्टोजेन ऑल्टो अल्मुनियम, जेन जिंक, Fe फेरस या आयरन, फिर भी Pb क्यों कॉपर, और मिली ये हो गया मरकरी या पारा, सिल्वर Ag, और ऑडी मीन्स सोना। इस तरह से इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। जो क्लास 10 के अनुसार है तो बहुत सारी धातुएं, लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट हैं जिसके अनुसार हमारी तैयारी करनी है। तो ये हमारा हुआ क्रियाशीलता श्रेणी। वैसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उसके घटते क्रियाशीलता के अनुसार सजाया गया है उसे अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहा जाता है। तो अब धातुओं के रासायनिक गुण इस श्रेणी के आधार पर देखते हैं कि कैसे धातु ऑक्सीजन से, जल से या अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। इनकी अभिक्रियाएं किस प्रकार होती है। तो नंबर फर्स्ट, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड बनता है, यानी धातु प्लस ऑक्सीजन बराबर ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे सीरीज के अनुसार ही लेकर चलते हैं। के पोटेशियम, एग्जाम्पल के तौर पर के प्लस O2 बन गया K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। उसी तरह से सोडियम प्लस ऑक्सीजन बना Na2O, और फिर कैल्शियम के साथ Ca प्लस O2 एरो मार्क CaO। उसी तरह से Mg प्लस O2 MgO। सॉरी, बैलेंस भी करना है, बैलेंस भी करके देख लेंगे, क्योंकि बिना बैलेंस का सही नहीं होता है। कि यहाँ 2 है तो ये यहाँ 1 है तो आगे 2 लगा देंगे। O2 तो यहाँ 2, यानी के 4 हो गया। उसी तरह से Na2 है तो यहाँ पर 4, O2 तो 2 है, सही है। CaO यहाँ 2 तो यहाँ 2, Mg 2 MgO। उसके बाद एल्युमिनियम प्लस O2 एरो मार्क एल्युमिनियम ऑक्साइड
2 3 दूनी 6 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6, ये इस तरह से। लेकिन ये सारी धातुएं ऑक्सीजन के साथ एक समान अभिक्रिया नहीं करती है। ऊपर के 2 तत्व पोटेशियम और सोडियम इतने क्रियाशील हैं कि खुली वायु में ही, यानी कमरे के ताप पर ही वायु से अभिक्रिया कर लेती हैं और ऑक्साइड बनाती हैं, यानी ये कमरे के ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती हैं। जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना पड़ता है। O2 की उपस्थिति में गर्म करना पड़ता है। और ये सब नीचे वाले और भी जितने तत्व हैं उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अधिक तीव्रता के साथ गर्म करना पड़ता है, तीव्रता के साथ, तब ये अभिक्रिया कर पाते हैं। यानी सारी धातुएं ऑक्सीजन के साथ एक समान अभिक्रिया नहीं करती। ऊपर के अधिक क्रियाशील तत्व कमरे के ताप पर ही वायु से अभिक्रिया कर लेती हैं, जबकि बीच वाले को थोड़ा गर्म करना पड़ता है और नीचे वाले को थोड़ा अधिक गर्म करना पड़ता है। जबकि ACU, AG ये सब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती ही नहीं हैं। अब एक चीज़, धातु के ऑक्साइड भास्मिक गुण वाले होते हैं। जितने ऑक्साइड बने ये कहलाए धात्विक ऑक्साइड, और धात्विक ऑक्साइड भास्मिक गुण वाले होते हैं। लेकिन कुछ ऑक्साइड हैं जो द्विधर्मी होते हैं। तो द्विधर्मी ऑक्साइड, वैसे ऑक्साइड एग्जाम्पल दे दें, ZnO, Al2O3, PbO और भी है। वैसे ऑक्साइड जिनमें अम्लीय गुण भी होते हैं और भास्मिक गुण भी होते हैं, वैसे ऑक्साइड को द्विधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। यानी अम्ल के साथ, अम्ल की उपस्थिति में ये ऑक्साइड क्षार जैसा व्यवहार करते हैं और क्षार की उपस्थिति में ये ऑक्साइड अम्ल के समान व्यवहार करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ZnO जिंक ऑक्साइड, इसको जब हम अम्ल मीन्स HCl से अभिक्रिया कराते हैं तब, या ZnO जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैसे? ZnO दोनों सेम है, लेकिन यहाँ इसकी अभिक्रिया HCl से हो रही है और यहाँ इसकी अभिक्रिया भस्म NaOH से हो रही है। तो Zn प्लस Cl2 प्लस H2। इसी तरह से यहाँ ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2। तो जब ZnO अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ये क्षार के समान व्यवहार कर रहा है, और जब ZnO क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो अम्ल के समान व्यवहार करता है। हर स्थिति में उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है, उदासीनीकरण नहीं, हाँ, लवण बनता है और जल बनता है। इस तरह से धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब हम देखते हैं कि धातुएं जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया, जैसा कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में है कि ऊपर से नीचे की ओर क्रियाशीलता घटते जाती है,
तो उसी तरह से सभी धातुएं जल के साथ एक समान अभिक्रिया नहीं करती है। तो किस धातु का जल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया होती है ये देखते हैं। नंबर 2, जल से अभिक्रिया। सोडियम, पोटासियम और सोडियम इतने क्रियाशील हैं कि ये ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर लेते हैं और उसके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये दोनों ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम और पोटेशियम दोनों की अभिक्रिया ठंडे जल के साथ। K+H2O एरो मार्क KOH+H2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। Na+H2 एरो मार्क NaOH+H2। इसी तरह से ये दोनों ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। लेकिन इसके बाद वाली जो धातुएं हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको भाप के साथ अभिक्रिया करवाना पड़ता है। जैसे वाष्प के साथ अभिक्रिया। एल्युमिनियम को जब भाप से अभिक्रिया करवाया जाता है, यहाँ H2O का वाष्प हो गया तो बनता है एल्युमिनियम। एक चीज़ यहाँ अंतर हो जाएगा, ठंडे जल के साथ हाइड्रोक्साइड बनता है लेकिन वाष्प के साथ अभिक्रिया कराने पर ऑक्साइड बनता है। तो Al2O3+H2। उसी तरह Zn+H2O यानी वाष्प इसका H2O का वाष्प वेपर बना ZnO+H2। इस तरह से एल्युमिनियम और जिंक ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता और भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और जबकि हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने तत्व हैं उनकी अभिक्रिया जल के साथ, जल या तो गर्म रहे या ठंडा या भाप, किसी के साथ नहीं होती है। तो इन सब के साथ Cu ऐसे लिख सकते हैं, Cu Ag Au, इसकी अभिक्रिया किसी भी जल के साथ नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि सोडियम, पोटेशियम और सोडियम इतने अभिक्रियाशील धातु हैं कि इनको जल के साथ रखा जाए तो भी बहुत ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। इनको खुली वायु में रखा जाए तो इसके साथ ही अभिक्रिया कर लेते हैं। यानी सोडियम और पोटेशियम को खुले वायु में भी नहीं रख सकते हैं और जल में भी नहीं रख सकते हैं, इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है और जल भी नहीं होती है, तो ये वहाँ भी क्रिया नहीं करते। तो इतनी अधिक ऊर्जा निकलती है। पोटेशियम और सोडियम की अभिक्रिया जब जल के साथ होती है तो निकलने वाला हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मा, इतनी अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है कि निकलने वाला हाइड्रोजन गैस ये ऊष्मा के साथ मिलकर जलने लगता है, आग पकड़ लेती है। ये पोटेशियम और सोडियम के साथ होता है। जबकि मैग्नीशियम को जब गर्म किया जाता है तो उसमें मैग्नीशियम के चारों ओर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की एक परत बन जाती है और वह जल में नाचने लगता है। तो ये हुआ जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। नेक्स्ट, अम्ल के साथ HCl या H2SO4 के साथ, HNO3 के साथ
कुछ ही धातु की अभिक्रिया होती है। तो हम देखें बारी बारी से HCl और H2SO4 के साथ धातु की अभिक्रिया कैसी होती है। तो अम्लों से धातु की अभिक्रिया। तो सबसे पहले लेते हैं HCl के साथ। जैसा कि यह अभिक्रियाशीलता श्रेणी है तो निश्चित रूप से ऊपर वाली धातुएं अधिक क्रियाशील हैं और वह अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, जबकि नीचे वाली धातुएं कम क्रियाशील होने के कारण अम्ल के साथ कम या धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। नीचे एकदम नीचे हाइड्रोजन से नीचे वाले धातु तो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो बारी बारी से HCl के साथ K प्लस HCl एरोमार्क KCl प्लस H2। बैलेंस हम नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी करना ज़रूरी है बैलेंस। जैसे देख लेते हैं KCl H1 यहाँ 2 तो यहाँ 2 लगा दें, HCl 2 तो यहाँ 2 यहाँ 2, तो बैलेंस करके ही बनाना है। तो पोटेशियम को जब हाइड्रोक्लोरिक, और इसमें एक ये है सांद्र अम्ल का व्यवहार नहीं करना है, तनु अम्ल का व्यवहार करना है, पर तनु शब्द होगा। तो पोटेशियम प्लस HCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर धातु के लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसकी अभिक्रिया। और उसके बाद सोडियम है, सोडियम प्लस HCl एरोमार्क Na। ऐसे इसका Na और इसका ये अलग हो जाता है, NaCl बन गया, NaCl H अलग हो गया और बनाया हाइड्रोजन गैस। चूँकि ये गैस है इसलिए इसके बगल में ऊपर की ओर हम तीर चिन्ह भी अंकित कर देंगे। तो NaCl H2 यहाँ 2 और Cl 2 है तो यहाँ 2, Na 2 है तो यहाँ 2। तो इसे बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। पोटेशियम और सोडियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ बहुत तीव्रता से अभिक्रिया होती है। अब आगे आए कैल्शियम या मैग्नीशियम। चूँकि ये थोड़ा कम क्रियाशील है इसलिए इसकी क्रिया अम्ल के साथ इसकी क्रियाशीलता धीरे धीरे होती है। तो Mg प्लस HCl एरोमार्क MgCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। Mg1 Cl यहाँ 1 यहाँ 2 तो 2 H2 H2। इस तरह से बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। उसी तरह से एल्युमिनियम जेड जो भी है Zn प्लस HCl एरोमार्क ZnCl2 प्लस H2 Zn H2 2। इस तरह से बारी बारी करके हम सारे का निकाल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी तत्व हैं वो अम्ल के साथ HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसी तरह से हम H2SO4 के साथ देख सकते हैं। पोटेशियम K प्लस H2SO4 ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। बनाया ये K और इसका अम्लीय अम्लीय मूलक बन गया K2SO4। अब ये जो अणुसूत्र हम कैसे बनाते हैं, अगर किसी को इसमें दिक्कत है उसके लिए फिर हम अलग से बता सकते हैं। तो इसका K2SO4 क्योंकि सल्फेट का संयोजकता 2, K का संयोजकता 1, तो इसका इसमें और इसका इस तरह से K2SO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। उसी तरह से Na प्लस H2SO4
एरो मार्क Na2SO4 प्लस H2। यहाँ भी बैलेंस देखना है। Na 2 है, यहाँ भी है, यहाँ 2 होगा, और S4H2। ठीक है, एक और देख लेते हैं। कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ कैल्शियम प्लस H2SO4 एरो मार्क CaSO4 प्लस H2। ये दोनों पोटेशियम और सोडियम, इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तेज़ी से होती है, जबकि इसके नीचे जैसे जैसे नीचे जाएंगे इसकी क्रियाशीलता घटती जाती है। यहाँ भी वही है कि सल्फ्यूरिक अम्ल भी कॉपर, सिल्वर या गोल्ड के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है। एक और अम्ल है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नंबर C HNO3। धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसका अपवाद है केवल 2, Mg और Mn, मैग्नीशियम और मैग्नी। केवल इन 2 धातुओं को छोड़कर और धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस के ऑक्सीकृत कर देता है और खुद अपकृत हो जाता है। तो ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। तो इस तरह से HNO3 के साथ केवल 2 ही धातु की अभिक्रिया होती है, Mg प्लस HNO3 एरो मार्क MgNO3 होल 2 प्लस H2। उसी तरह से Mn प्लस HNO3 एरो मार्क MnNO3 का होल 2 प्लस H2 गैस का सिंबल। इस तरह से नाइट्रिक अम्ल के साथ केवल और केवल 2 ही धातुएं Mg और Mn अभिक्रिया करती हैं, क्योंकि HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अब एक चीज़ जो हम जानने के लिए है कि ये कॉपर है, सिल्वर है या सोना है, तो ये आखिर किस में घुलता है? जब ये तीनों में से किसी अम्ल के साथ नहीं घुला तो क्या यह घुलता ही नहीं है? तो नहीं, ये घुलता है किसके साथ? तो आम्लराज के साथ। आम्लराज 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, लेकिन शर्त है, इसमें एक शर्त है, 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण को आम्लराज कहा जाता है। इस मिश्रण में नवजात क्लोरीन होने के कारण सोना और चांदी दोनों घुल जाते हैं। इसलिए सोना और चांदी को घुलाने के लिए आम्लराज की आवश्यकता होती है। और एक तरह से कहिए बोर्ड मॉडल कि इसके मिश्रण को कैसे बनाया जाता है, तो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, ये आपका आम्लराज का मिश्रण है। इसमें जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं वो घुलती हैं और बाकी तो सीधे अम्ल के साथ घुले। अब एक है कम अभिक्रियाशील धातुओं के लवण के विलयन में अधिक क्रियाशील धातुओं द्वारा विस्थापन। ये यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार
कोई धातु ऊपर या नीचे है तो उसके जलीय विलयन, उसके लवण के जलीय विलयन में अगर अधिक क्रियाशील धातु डालें तो क्या होगा, या कम क्रियाशील धातु डालें तो क्या होगा। तो बारी बारी से देखते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे जेडेन एग्जाम्पल के तौर पर यह हुआ अधिक क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु के लवण का विस्थापन। तो एक एग्जाम्पल है CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है। इसके जलीय विलयन में, इसका विलयन का रंग होगा नीला, इसके जलीय विलयन में जब हम जेडेन को डालेंगे तो क्या होगा। थोड़ा सा इसको हम क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर देखें। Cu, इसका पोजीशन यहाँ है, जेडेन इसका पोजीशन यहाँ। निश्चित रूप से Cu, क्योंकि क्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया गया है, Cu कम क्रियाशील है और जेडेन अधिक क्रियाशील है। इसको हम कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी Cu कम क्रियाशील होने के कारण जेडेन द्वारा विस्थापित हो जाता है और बनाता है जेडेन, इसका ये और इसका ये मूलक, इसके साथ ZnSO4 प्लस Cu को अलग कर दिया। Cu जिसके साथ इसका लवण का विलयन बना हुआ था, ये नीला रंग का था, और जब इसमें हम जेडेन धातु के टुकड़े को डालते हैं तो अब विलयन का रंग श्वेत हो जाता है और Cu अलग हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह से। CuSO4 प्लस Fe, यहाँ भी देखें कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम है। Cu Fe, ये दोनों को तुलनात्मक देखते हैं। Cu यहाँ H के नीचे, Fe H के ऊपर। तो निश्चित रूप से H ये ऊपर है तो ज़्यादा क्रियाशील, Cu नीचे है तो ये कम क्रियाशील। इसका मतलब Fe Cu से SO4 सल्फेट मूलक को अपने साथ लेकर बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। इस तरह से अगर उल्टा करें इसमें क्या होगा कि FeSO4 के विलयन में, एग्जाम्पल हुआ आपका अगला, FeSO4 के विलयन में हम Cu डालें तो क्या होगा। FeSO4 के विलयन में Cu डालते हैं, यानी ताम्र सल्फेट के विलयन में जब हम फेरस सल्फेट के विलयन में जब तांबे का एक टुकड़ा डालते हैं तो क्या होता है। ध्यान से देखें, यहाँ कॉपर कम क्रियाशील है और आयरन ज़्यादा क्रियाशील है। निश्चित रूप से यहाँ अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि ये उतना क्रियाशील है नहीं कि ये आयरन को विस्थापित कर सकता है। तो ये हुआ धातुओं के रासायनिक गुण, जिसको हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी के संदर्भ में देखें कि सभी धातुएं किस तरह से सीरीज के अनुसार अभिक्रिया करती हैं। ठीक, इसका पार्ट 3 अगले दिन।